हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं सीटेट जनवरी 2024 के लिए ईवीएस की क्लास। ये क्लास करेंगे हम पेपर 1 के लिए और यहाँ पर हम करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ हम लेकर आए हैं गैसिंग क्वेश्चन। उन्हीं के साथ हम यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर क्या दिया है। क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है और जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है की दिशाएं हमें क्रम से बतानी है। तो स्थिति बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मैप बना लेते हैं। यहाँ पर हमने मैप बना लिया है। चलिए इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। सबसे ऊपर की साइड होता है नॉर्थ, हो जाएगा वेस्ट, यहाँ पर हो जाएगा ईस्ट और यहाँ पर हो जाएगा साउथ। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डायरेक्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं दिल्ली को। यहाँ पर हमने दिल्ली को मार्क कर लिया है और इस पर हम लगा लेते हैं एक प्लस का साइन। जब भी आप मैप को सॉल्व करते हैं ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर देखना है लखनऊ, तो लखनऊ दिल्ली के किधर है, प्लस के इधर के साइड इसको मार्क करेंगे। ये है हमारा लखनऊ, इसको आप एल से डिनोट करेंगे। दिल्ली को हमने डी लिख लिया है। और यहाँ पर देख लेते हैं हम जयपुर, जयपुर आ जाएगा इधर के साइड, ये लेफ्ट में आएगा प्लस के, और इसको हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। चलिए अब इनकी डायरेक्शन हम बता देते हैं। तो दिल्ली से जो लखनऊ है वो कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है दक्षिण पूर्व की दिशा में, ये दक्षिण पूर्व है। और जो जयपुर है वो कौन सी दिशा में आ रहा है, वो आ रहा है दक्षिण पश्चिम की दिशा में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। मैप को सोल्व करने का ये सबसे ईजी तरीका है, आप प्लस का निशान लगा लें जिस भी पॉइंट से आपको डायरेक्शन देखनी है और उसके अकॉर्डिंग आप उसको सोल्व करें। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया है एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा भरली बांगी का उदाहरण देती है जो एक व्यंजन है जो बना है। भरली बांगी कौन सा व्यंजन है और किससे बनता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है छोटे छोटे भरवा बैंगन से, बी में दिया है सादा दाल का दम पुख्त या स्टू इसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ताजी पोमफ्रेंट मछली का मलाईदार व्यंजन है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आलू गोभी तथा मटर की करी है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छोटे छोटे भरवा बैंगन से बनाए जाने वाला एक व्यंजन है, इसको भरली बांगी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया है पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं ये बतानी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है विभिन्न प्रकार का भोजन, तो भोजन के लिए यहाँ पर नहीं पंखों का प्रयोग होता है। बी में दिया है उन्हें गर्म रखते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव है। सी में दिया है विभिन्न तरीकों से चलने में मदद करते हैं। पक्षी जो है पंखों के माध्यम से उड़ते हैं, चलते नहीं, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया है उन्हें जल सह बनाते हैं, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बी और डी ये दोनों पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हैं। उन्हें गर्म रखते हैं और उन्हें जल सह बनाते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो क्या उनकी विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। उनके आंतरिक कान होते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है उनके बाहरी कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते, और डी में दिया है उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उनके बाहरी कान होते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते हैं, ये विशेषताएं हैं जो पशु अंडे देते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर दिया है उस पहली भारतीय महिला का नाम बताइए जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा, कई फोटोएं भी खींची। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कर्णम मलेश्वरी, बी में दिया है सुनीता विलियम्स, सी में दिया है सूर्यमणि और डी में दिया है बछेंद्री पाल। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बछेंद्री पाल। पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिपुर के संबंध में सही हैं। तो मणिपुर के संबंध में यहाँ पर कुछ कथन दिए हैं, हमें देखकर बताने हैं। चलिए यहाँ पर कथन देख लेते हैं। दिया है मणिपुर का अर्थ जेबरों का देश है, तो ये पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव है। मणिपुर को जेबरों का देश बोला जाता है। लावनी मणिपुर का लोक नृत्य है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर पॉजिटिव है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। लोकटक ताल जो है जाना जाता है
फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए, बी और डी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं, तो कार्य हम क्यों करते हैं? यश कमाने के लिए, मनोरंजन के लिए। ऑप्शन नंबर सी में दिया है अपने को व अन्य लोगों को सहारा, भरण पोषण के लिए। ऑप्शन नंबर डी में दिया है ऊर्जा बचाने के लिए। फिर सबसे करेक्ट और सुटेबल पॉइंट जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपने को व अन्य लोगों को सहारा एवं भरण पोषण के लिए हम जो है कार्य को करते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर दिया है हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हाथियों के बारे में मैंने डीपली एक्सप्लेन करके पिछली वीडियो में पढ़ाया है। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर दिया है उनके झुंड में हमेशा 2 या 2 से अधिक नर हाथी होते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी रॉन्ग हो जाएगा। नर हाथी जो है झुंड में रहते ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है नर हाथी झुंड के साथ 14 से 15 वर्ष की आयु तक रहते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। हाथियों के झुंड में केवल मादाएं और हाथियों के बच्चे रहते हैं। पॉइंट नंबर सी और डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर दिया है कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में गोलकुंडा किले का मानचित्र दिया गया है। इस पर दाहिने नीचे की ओर पैमाना छपा है। पैमाने पर 1 सेंटीमीटर बराबर दे रखा है 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और पट्टन चेरू दरवाजे के बीच की दूरी 15.2 सेंटीमीटर यहाँ पर दी हुई है, तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी हमें यहाँ पर बतानी है। तो वास्तविक दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दूरी दी हुई है वो 15.2 सेंटीमीटर दी हुई है। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें मीटर में चेंज करना है। पैमाने पर दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, तो यहाँ पर हम 15.2 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 110 से कर देंगे। और 110 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1672 मीटर आ गया है। अब आंसर हमें यहाँ पर किस में दिया है, आंसर की जो यूनिट दी हुई है वो यहाँ पर किलोमीटर में दी है, इसलिए आप इसको किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा 1.672 किलोमीटर। यहाँ पर हमें आंसर मिल गया है, जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई है, 1.672 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर दिया है सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। तो यहाँ पर हमें मिजोरम में बोली जाने वाली भाषाएं बतानी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है खासी, असमी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है मिजो, लुसेई और कुकी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है मैथलोन, अंग्रेजी। और डी में दिया है माओ और बंगाली। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिजो, लुसेई और कुकी भाषा जो है ये मिजोरम की प्रमुख भाषाएं हैं जो वहाँ पर बोली जाती हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर दिया है पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये, तो क्यों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रदूषण फैलाते हैं, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। बी में दिया है महंगे होते हैं। सी में दिया है प्रवाही आसमान द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनवीकरणीय इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनको बनने में कई साल लग जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर दिया है पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। तो उन्हें इसकी ज़रूरत क्यों होती है। ए में दिया है खाना पकाने के लिए क्योंकि पर्वतों में ईंधन की उपलब्धता नहीं होती, तो वहाँ पर खाना पकाने का कार्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी में दिया है अपने को गर्म रखने के लिए उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर, ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है टेंट लगाने के लिए सहारे के रूप में, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, इसलिए जो पर्वतारोही है ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेकर जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर दिया है अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश या राज्य हैं, तो उनका नाम हमें यहाँ पर बताना है। अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश और राज्य कौन से हैं।
ऑप्शन नंबर ए में दिया है कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। बी में दिया है महाराष्ट्र, कर्नाटक और पुदुचेरी। सी में दिया है गोवा, महाराष्ट्र और केरल। और डी में दिया है तेलंगाना, केरल और कर्नाटक। गोवा, महाराष्ट्र और केरल जो है ये अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश या राज्य हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर दिया है राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिलाएं नृत्यांगनाएं सर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं कहलाता है। तो ये नृत्य क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कालबेलिया, बी में दिया है कथक, सी में दिया है तेहरा ताली और डी में दिया है भवाई। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भवाई। राजस्थान का जो पारंपरिक नृत्य है जिसमें महिलाएं घूंघट निकालकर सर पर पीतल के 7 से 9 घड़े रखकर नृत्य करती हैं, ये भवाई कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है मधुबनी एक प्रसिद्ध है। तो मधुबनी क्यों प्रसिद्ध है ये बताना है। एक झील है जो राजस्थान में है, ये रॉन्ग हो जाएगा। मधुबनी जो है बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है बिहार की शॉल है, तो ये शॉल नहीं एक जिला है मधुबनी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है आंध्र प्रदेश की बुनी हुई साड़ी, तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। डी में दिया है बिहार की एक प्रकार की लोक कला और चित्रकारी है, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मधुबनी जो है बिहार का एक जिला भी है और बिहार की एक प्रसिद्ध लोक कला चित्रकारी भी है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। ऑप्शन नंबर ई में दिया है बिहार का एक स्थान है, तो ये बिहार का एक स्थान है, ये पॉइंट भी यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। डी और ई ये दोनों पॉइंट जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। बिहार की एक तरह की लोक कला चित्रकारी है और साथ ही बिहार का एक स्थान भी है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर दिया है शोभित किताब में एक चित्र देखता है जिसमें लड़कियों को गोटियां खेलते तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं, लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे और लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य इस घटना में सम्मिलित हैं? तो कौन से उद्देश्य यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं? चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच को विकसित करना, तो ये पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव है, ये करेक्ट हो जाएगा। बी में दिया है व्यापक सांस्कृतिक नजरिया एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना, तो यहाँ पर सांस्कृतिक नजरिया और सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित नहीं की जा रही है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ को विकसित करना, ये पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर चित्र को देखेंगे तो उनकी समझ विकसित होगी कि चित्र के माध्यम से क्या बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता को विकसित करना, ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ए, बी और सी, जिस पॉइंट में बी आ जाएगा आप उसको कट कर देंगे। नंबर ए, बी और सी जो है ये रॉन्ग है। चलिए राइट आंसर देखते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए, सी और डी ये तीनों पॉइंट जो है यहाँ पर करेक्ट हैं। इससे पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य की घटनाओं में शामिल किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर दिया है पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतु प्रस्ताव रखना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्ति होगी? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी युक्ति यहाँ पर होगी? ऑप्शन नंबर ए में दिया है संप्रत्यय ऋतुएं समझाने के लिए चार्ट एवं पुस्तकों का उपयोग आप करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में दिया है श्यामपट्ट पर लिखें विषय ऋतुओं को बाद में समझने के लिए ऋतुओं के लिए एक वीडियो का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी में दिया है ऋतुओं पर लिखे लेख पढ़ने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का आप उपयोग करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। टीचर जो है बच्चों की रुचि का विकास करने के लिए उनसे पूछेगा कि आप हमेशा किस तरह के कपड़े पहनते हैं। बच्चे बताएंगे कि हम गर्मियों में इस तरह के कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में इस तरह के कपड़े पहनते हैं। साथ ही बताएंगे कि वो किस तरह का भोजन करते हैं, कब कैसा भोजन खाते हैं। तो इससे बच्चों को जो है ऋतुओं के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन से कथन आकलन की प्रकृति की सही व्याख्या करते हैं? तो नंबर ए में दिया है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता रहता है। तो आकलन की प्रकृति कैसी है? जब भी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया होती है ये सतत चलता रहता है, उसी समय आकलन किया जाता है और बच्चे की जो गलतियाँ होती हैं या जो कमियाँ होती हैं उनको दूर किया जाता है, उनमें सुधार किया जाता है।
ऑप्शन नंबर बी में दिया है विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर तथा उन्हें क्या नहीं आता के बारे में अवगत कराना है। तो आकलन की ये प्रकृति नहीं है, विद्यार्थियों को अवगत कराने से उनका कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। सीखने में आई बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है विद्यार्थियों की सीखने की प्रकृति, रुचि एवं अनुभवों के बारे में अवगत कराता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए, सी और डी ये तीनों पॉइंट जो हैं ये पॉजिटिव हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर दिया है कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ दिया हुआ है बोलती इमारतें के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि तो सर्वथा उत्तम कौन सी विधि यहाँ पर होने वाली है। ए में दिया है ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित आभासी शहर उनको कराएंगे, ऑनलाइन खेल और पहेली उनको कराएंगे। बी में दिया है ऐतिहासिक इमारतों पर परिच्छेद पठन कराएंगे। नंबर सी में दिया है स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा करेंगे। और डी में दिया है ऐतिहासिक इमारतों का भूतकाल समझाने के लिए व्याख्यान विधि की सहायता आप लेंगे। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों के भ्रमण पर उनको ले जाएंगे और तत्पश्चात जो है उस पर चर्चा करेंगे कि आपने देखा इमारत कैसी है, और यहाँ पर बच्चे जो हैं उसके बारे में जो जानकारी उन्हें मिली है वो बताएंगे। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर दिया है अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने के लिए कहते हैं। कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं जबकि कुछ 6 और कुछ विद्यार्थी 8 पैर बनाते हैं। अध्यापक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ए में दिया है यह कहना चाहिए कि चींटी के 6 पैर होते हैं, 4 या 8 नहीं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है यह कहना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों ने 6 पैर बनाए हैं वे सही और बाकी सभी विद्यार्थी गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया है उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में दिया है उन्हें आवर्धक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। यहाँ पर सबसे सुटेबल और करेक्ट पॉइंट जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उन्हें आप आवर्धक लेंस देकर चींटियों के पैरों की संख्या देखने के लिए कहेंगे। ये सबसे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। चलिए इसी के साथ यहाँ पर ईवीएस की क्लास भी कंप्लीट हो जाती है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।